हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बच्चों ने ये कमेंट किया था कि ये मैम एडमिट कार्ड का कब तक आएगा। तो आपका जो सी टेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस आपका जो एडमिट कार्ड है वो 7 को आ जाएगा। लेकिन उसमें एग्ज़ाम सेंटर नहीं होते हैं। आपको कहाँ जाना है, किस स्टेट में आपका एग्ज़ाम है, हाँ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और भी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें होंगे। तो आप उसे मैच करा सकते हैं। तो आपका जो मेन एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 12 या 13 को आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपका सेंटर कहाँ गया है, स्टेट तो आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन किस स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे सेंटर पहुँचा ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सीरीज़ 3 हो रहा है। आपका ये जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन और आपका डिटेल आंसर के साथ मैं लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए, ये आपका ए और बी वाले जो क्वेश्चन आपके, हाँ एजर्शन वाले क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन ओशियन इज आइडेंटिकल एंड इरेगुलर, मतलब हिंद महासागर की तट रेखा दंतुरित और अनियमित है। अनियमित है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, द इंडिटेंड एंड irregular coastline provide ideal location for natural harbor and port। दंतुरित और अनियमित तट रेखा प्राकृतिक पातोश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर की जो तट रेखा है वो आपका इरेगुलर है, ठीक है। मतलब आपका दंतुरित है, वो नियमित रूप से नहीं कार्य करता है। यह है कि द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन ओशन इज आइडेंटिकल एंड इरेगुलर। ये जो है ये आपका प्रशांत मतलब सॉरी अटलांटिक महासागर की विशेषता है। ये हिंद महासागर की ये आपका हिंद महासागर की विशेषता नहीं है। और हाँ ठीक है, अब आपको बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप इसे छुपा के भी कर सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या क्या होगा। तो आपका होगा ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, ठीक है। मतलब ए जो है वो फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये जो विशेषता है, ठीक, हिंद महासागर की नहीं है बल्कि ये अटलांटिक महासागर की है। और आपका बी इज़ अ राइट आंसर, आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनन, ठीक है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है या यह बादलों और मौसम की सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ओजोन लेयर, ओजोन गैस की परत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये देखिए आपका 4 यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये देखिए, ये इसके बाद यह बादलों और मौसम और सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। कौन कौन सा, ये देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए समताप मंडल में ओजोन गैस की जो परत होती है यह जो है ये बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इस प्रकार दिए गए ए और बी समताप मंडल की विशेषता है, ठीक है। जो ए और बी है वो समताप मंडल की विशेषता है। और सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, ठीक है। पहले सौरमंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्यमंडल आता है, फिर बहिमंडल आता है, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल आता है, ठीक है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और इस मंडल में हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श स्थिति में होता है। मतलब हमारे समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ता है। चलिए 23 क्वेश्चन पे आइए। एयर प्रेशर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड करेक्ट ऑप्शन। एयर प्रेशर, हाँ वेरियस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एट द सेम सी लेवल। समान समुद्र तल पे वायु ताप के अनुसार बदलता है। मतलब एयर प्रेशर जो है वो वेरियस अकॉर्डिंग, ठीक है, वो टेम्परेचर एट द सेम सी लेवल, मतलब सी लेवल का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। या एरियाज विथ हाई टेम्परेचर क्रिएट अ लो प्रेशर एरियाज, या तो वहाँ का एक हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करता है। उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके सामने। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और बी दोनों सही है और बी सही एक्सप्लेनेशन करता है आपकी ए की। तो ए इज़ अ राइट आंसर, मतलब ये दोनों ही आपका सही है और जो बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे आंसर है। चलिए 24 क्वेश्चन पे आइए। वाई वॉज हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्ट। स्टिल्ट पर मकान क्यों बनते हैं। पहला पॉइंट है कि दे लुक गुड एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट, दे आर सुटेबल फॉर हिली एरियाज,
ठीक है। दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग हाउस द रेनी सीजन, ये वर्षा ऋतु में घरों में जल जमाव से बचाते हैं, या ये गर्मी को बाहर रखते हुए हाँ ठंडे होते हैं, और ये ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो आपको देखिए स्टिल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टिल्ट देखिए एक इस पहले स्टिल्ट का अर्थ हम लोग ये देख लेते हैं कि ये है कि मतलब जो भी घर बनते हैं, ठीक है, वो अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत पानी बह रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक खंभा तैयार करते हैं जहाँ पे बहुत सारे पानी बहते हैं, जो कि आपका जहाँ पे बहुत सारे बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, वाटरफॉल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो उनका जो ज़मीन का पोर्शन होता है, वहाँ से जो एक खंभा खड़ा होता है, वो एक स्थिर खंभा होता है, और उस पर वो घर बनाते हैं। ठीक, उस खंभे के बेस पर वो घर बनाते हैं, ताकि जो पानी आए वो बहता हुआ निकल जाए, उस घर को कोई नुकसान न हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि ये देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यह वर्षा ऋतु में घर को जल जमाव से बचाते हैं। ठीक है, मतलब जो जल जमा होता है वो वहाँ पे इकट्ठा ना हो, इस वजह से ये स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए 25th क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटी चाइल्ड mortality rate are decreasing and survival rate are increasing at younger age. In such a case popular pyramid will be, मतलब अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाल मृत्यु दर घट रही है और छोटी आयु में बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा। आधार पर चौड़ा होगा, युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा, उल्टा त्रिभुजाकार होगा। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा। देखिए ओनली ए एंड 2 इज अ करेक्ट आंसर आर करेक्ट। ठीक है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 सही या 3 सही है, या केवल या सभी 1, 2 या 3 सही है। इसमें से आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है, मतलब इसमें से 1 और 2 सही है, थर्ड नंबर वाला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार में चौड़ा होगा और युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। देखिए यहाँ पे आपका एक एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अध्यापिका अपने कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही है। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदु के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म मृत्यु अप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि की गणना को कहा है, और वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को कार्य दे रही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जनसंख्या की सघनता, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, या जनसंख्या की प्रवास की दर। तो आपका होगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी एंड सी एंड डी ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा आपका। यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, मतलब इट इज प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, द एरियाज अंडर कल्टिवेशन एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड आर लार्ज, मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन एनुअली, या इट इज प्रिवेलेंट इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा 27 का आपका आंसर होगा ए, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि गहन कृषि क्या होता है। गहन कृषि एक खेती का एक वह टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि भूमि की जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में श्रम और निवेश का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या है कि मूल रूप से कीटनाशकों और अन्य रसायन की हेल्प से हाँ जो कम संसाधन के साथ उपज बढ़ाते हैं। तो यही आपका होता है गहन कृषि। गहन कृषि जो होता है वो कृषि के विपरीत कृषि का एक और रूप है, इसे व्यापक कृषि भी कहते हैं। ये मतलब ये एक ऐसी प्रणाली है जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में इनपुट का उपयोग करते हैं और अधिक से अधिक चीज़ों में मतलब कि उपजाऊ बनाते हैं, तो इसी को कहते हैं गहन कृषि। तो इसमें आपका ए और सी सही है। यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित है, और सी क्या है वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। तो ए और सी इज अ राइट आंसर। चलिए 28 क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग 12 एपोस्टल ऑफ
चलिए 28 क्वेश्चन पे आइए। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्य में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया गया था? ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्य में से तो वो थे आपके सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस इसलिए थे कि देखिए सेंट थॉमस जो थे, हाँ वो 52 ईस्वी में मालाबार तट के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म में लाने का श्रेय आपको सेंट थॉमस को ही पहुंचता है। ठीक है, कब आपका 52 ईस्वी में, 52 ईस्वी में, ये देखिए यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, 52 ईस्वी में इन्होंने, हाँ, मालाबार तट के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है इनको। तो 29 क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच ऐसे जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। मतलब इसमें यह है कि केरल में लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, और जैसे, हाँ, यहूदी, इस्लाम, ईसाई धर्म, हिंदू, बौद्ध धर्म आदि। Kerala has been an interactive destination for international travelers and traders since antiquity। मतलब यह है कि सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र है। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर है? तो देखिए आपका आंसर नंबर ए सही है। ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी सही है, और जो बी है वो ए का सही व्याख्या करता है। मतलब ये चीज़ आपका कहना है कि केरल में जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। जितने भी लोग हैं, मतलब कि इस्लाम का भी पालन किया जाता है, क्रिश्चियन लोग भी, हिंदू भी और बुद्धिज्म। तो हर धर्म के लोग जो हैं वहाँ पे अलग अलग लोगों का वहाँ पे पालन किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि सदा में केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र बना रहता है। तो इसीलिए आपका ए और बी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे आइए 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द पुटिंग आउट सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। मतलब अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था क्या होती है की व्याख्या के लिए कहते हैं, और इनमें से कुछ की व्याख्या सही होगी। तो पहला ऑप्शन है रोशन नगद भुगतान पर कोको कोला फैक्ट्री को पानी सप्लाई करता है, या सुजाता कच्चे आम खरीद कर अचार बनाकर ऑनलाइन बेचती है, या रेंजा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पादन प्राप्त करता है, या ओलिवर ग्रो टर्मरिक एंड शेल इज टू नियर बाई कॉटेज इंडस्ट्री वर्कशॉप। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आपका देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कि दादन व्यवस्था क्या होती है। पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दादन व्यवस्था वो होता है जहाँ पर व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर घर में पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, ठीक है, या तो वाइफ्स हैं, अगर वो खाना बनाती हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो भी कच्चा सामान होता है, मतलब दाल चावल और आटा वगैरह, वो सब लेकर आते हैं, और जो वाइफ्स होती हैं या बेटियां होती हैं वो खाना बनाकर सर्व करती हैं, मतलब उस जो वो कच्चा आइटम रहता है उसे पका देती हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो दादन व्यवस्था होती है उसमें व्यापारी जो होता है कच्चा माल देता है और आपको पक्का माल, मतलब तैयार माल प्राप्त होता है। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव वन। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? डेमोक्रेटिक को, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वन के नाम से जाना जाता है। हाँ, किस गवर्नमेंट को? लोकतांत्रिक को। चलिए 32 क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स हैव बेयरली इनफ लैंड इनकम टू मीट द डेली नीड्स। भारत में 80% किसान के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है। ये बात सही है, लेकिन भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर करते हैं, और उनमें से कई भूमिहीन हैं जो उनके पास बहुत कुछ भूखंड होते हैं। ठीक है, तो इसका
राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन हम आप लोग को बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर सी, मतलब बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।